ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पॉलिटी स्टार्ट किया था, राज व्यवस्था, संविधान शुरू किया था, और उसके अंदर हम लोग पहला टॉपिक संविधान का पढ़ रहे थे, और वही अभी आप लोगों को समझना है, वही आप लोगों को पढ़ना है। तो पॉलिटी के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर अगर मैं बात करूं, तो संविधान के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से बना है उसके ऊपर हम लोग को बात करनी है। तो मतलब अपना पहला टॉपिक था संविधान का निर्माण। तो बना देते हैं संविधान को आज की क्लास के अंदर। 2 क्लास हो गई है संविधान को बनते हुए, संविधान का निर्माण, ठीक है। तो अब तक की स्टोरी मैं आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, वो स्टोरी फिर हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। अब तक देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक्चुअल में क्या था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश भारत का रूल था, ब्रिटिश का रूल था, और ये जो ब्रिटेन की सरकार थी, इसने भारत के लोग का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत ज्यादा शोषण किया, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन था ये बहुत बड़े लेवल पर बन गया था। उसके बाद फाइनली आपको क्या दिखाई देगा, ये सारी चीजें स्मूथली चल रही थी, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे भारत के लोग कहीं ना कहीं किसकी डिमांड करने लगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगे, संविधान सभा की मांग करने लगे कि हमारे लिए क्या बनाओ, संविधान सभा बनाओ, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, और हमें इंतजार है किसका, संविधान सभा का। और भारत के लोग कहीं ना कहीं मांग करने लगे, कहीं ना कहीं डिमांड करने लगे, किस चीज की डिमांड करने लगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें क्या चाहिए, आजादी। भारत मांगे क्या, आजादी। एक बार सारे बोल दो, हमें क्या चाहिए, आजादी, ठीक है। तो आजादी चाहिए और आजादी लेकर रहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरी तरफ क्या थी कि हमें संविधान सभा चाहिए जो क्या करे, भारत का संविधान तैयार करे। तो वही सारी चीजें हम लोग को देखनी है, उसी चीजों के ऊपर काम करना है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस और एक तरफ संविधान का निर्माण, इसके ऊपर बात की थी हम लोगों ने। तो सबसे पहले इंडिया के पास एक ऑफर आता है जिसका नाम था अगस्त ऑफर। कौन सा ऑफर आया भारत के पास, अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त ऑफर आया। और उस अगस्त ऑफर को भारत ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको रद्द कर दिया, हमें नहीं चाहिए ऑफर। तो फाइनली भारत के अंदर जो अगस्त ऑफर आया, भारतीयों ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जब पहला ऑफर ठुकरा दिया गया, जब पहला ऑफर रिजेक्ट हो गया, तो फाइनली क्या होगा, फिर वही होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो फाइनली फिर एक और ऑफर आता है जिसका नाम क्या था, क्रिप्स मिशन। अब आप देख रहे हो ब्रिटेन की सरकार 2 ऑफर ला चुकी है भारतीयों के लिए। अगस्त ऑफर रिजेक्ट हुआ, क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट हो गया। तो अब क्या होगा, अब और रुकना है, आपको इंतजार करना है, क्योंकि मजा तो इंतजार में ही है। देखो जो भी चीज करो इंतजार के साथ करो, क्योंकि जितना इंतजार आप लोग करोगे, आप लोग थोड़ा सा हो सकता है नेगेटिव ले जाओ इस चीज को, लेकिन वो आप लोग की सोच है, खैर मेरी सोच में वही चीजें है। तो इंतजार करना आप लोग को। अगस्त ऑफर रिजेक्ट हुआ, क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हुआ, और फाइनली लंबे इंतजार के बाद वो मिशन आ गया, वो घड़ी आ गई जिसका भारत की सरकार इंतजार कर रही थी, जिसका नाम क्या था, कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन था वो, कैबिनेट मिशन। अब आप पिछली क्लासेस के अंदर देखोगे तो मैंने क्रिप्स मिशन पढ़ा दिया था, अगस्त ऑफर पढ़ा दिया था, ठीक है, इवन कैबिनेट मिशन के पॉइंट भी लिखवा दिए थे। लेकिन फिर आप लोगों को आगे समझना है कि कैबिनेट मिशन के अंदर क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिशन था ये इसी शर्त पर आया था। ये आया कब था, 1946 में, 1946 में। आपको पता है देश आजाद कब हुआ, 1947 में। तो 46 तक ये हो चुका था कि ब्रिटेन की सरकार अब जाने वाली है, वो भारत को बाय बाय बोलने वाली है। तो 1946 के अंदर एक कैबिनेट मिशन आया, और इस कैबिनेट मिशन ने लिखा क्या कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं होगा, जब तक भारत को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, तब तक भारत के लिए क्या होगी, एक अंतरिम सरकार होगी, एक एंटरिम गवर्नमेंट होगी। ये मैंने पहली क्लास में पढ़ाया, भी दोबारा रिपीट कर देता हूं। भारत में एक अंतरिम सरकार होगी, और ये अंतरिम सरकार क्या है, एक अस्थायी सरकार होगी भारत के लिए। क्या होगी, एक अस्थायी सरकार। तो सुनना बच्चों, अंतरिम सरकार बनेगी, क्या बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी, अस्थायी सरकार बनेगी। दूसरा क्या कहा, जिस चीज का इंतजार कर रहे थे भारत के लोग कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए संविधान सभा, तो भारत के लिए क्या बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है।
तो भारत के लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे? मतलब जल्दी से जल्दी इंतजार था कि जल्दी दो हमें संविधान सभा, जल्दी दो हमें आजादी, जल्दी दो हमारे लिए संविधान जल्दी बनाओ। तो एक पंजाबी गाना है ना कि मैनू छेती छेती मिले ढोलेना, मैं ता ठीक नहीं है तेरे बिन। तो वही चीज है कि हमें आजादी दो जल्दी जल्दी, हम ठीक नहीं है तुम्हारे बिन, तो हमें तो आजादी चाहिए। तो ठीक है, एंटरिम गवर्नमेंट और दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कैबिनेट मिशन को भारत की जनता ने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हम अपनाते हैं किसको, कैबिनेट मिशन को। क्यों अपनाया क्यों नहीं अपनाया, वो सारी चीजें होती रहेगी, बने रहना लास्ट तक। लास्ट के अंदर एक सस्पेंस दूंगा आप लोग को, तगड़े वाला सस्पेंस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ भारत की संविधान सभा किस मिशन के अनुसार बनी, तो आप जवाब दोगे सर कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन था। बताओ भारत के लिए अंतरिम सरकार किस मिशन के अनुसार बनी, कैबिनेट मिशन के अनुसार। भारत के लोग का दिल चुराया किसने, कैबिनेट मिशन ने। और चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन चली गई और फाइनली कैबिनेट मिशन को अपना लिया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे की चीजों को अब समझते हैं, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखना भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नई उमंग और नए उत्साह के साथ। तो बने रहना, इसी तरीके से गाने मिलते रहेंगे आप लोग को। हालांकि मैं बेसुराई गाता हूं, लेकिन एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, देखो भाई अब क्या हुआ, अब आगे की स्टोरी समझनी है। अब तक आप लोगों ने समझा कि भारत की संविधान सभा किस मिशन के अनुसार बनी थी, कैबिनेट मिशन। दोबारा रिपीट करता हूं, भारत की जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कौन सा मिशन बात कर रहा था, कैबिनेट मिशन बात कर रहा था। तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, भारत की संविधान सभा। अब बात करते हैं कि ये जो संविधान सभा बनेगी, इसने भारत का संविधान बनाया और इस संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कैसे कैसे इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो भाई, ऊपर लिख देता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों बताना किस मिशन के अनुसार बनी, कैबिनेट मिशन। तो लिखता हूं मैं यहां पर संविधान सभा, भारत की संविधान सभा, ठीक है। कौन सा मिशन था, ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन था। और इस कैबिनेट मिशन के अनुसार इस संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने रहने वाले थे, 389 मेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यही है कि भारत की संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य रहने वाले थे, 389 मेंबर रहने वाले थे, 389 सदस्य। अब देखो भाई कितने मेंबर रहने वाले थे भारत की संविधान सभा के अंदर, 389 मेंबर रहने वाले थे। अब आप एक सवाल पूछोगे मेरे से कि ये 389 ही क्यों, इसको 400 कर दो, 390 कर दो, मतलब 389 का लफड़ा कोई समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। क्योंकि जब भी आप कोई चीज देते हो या कोई चीज की डिमांड रखते हो तो राउंड ऑफ में, टर्न ऑफ में बात होती है, यहां पर तो 389 है। तो इसका लॉजिक मैं आप लोग को समझा देता हूं कि 389 सदस्य ही क्यों थे संविधान सभा में। बच्चों ध्यान रखना, कब की बात कर रहा हूं, 1946 की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 389 मेंबर इसलिए थे क्योंकि हमारी संविधान सभा का एक सदस्य, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक मेंबर, संविधान सभा का एक सदस्य भारत की कितनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा था, भारत की 10 लाख जनता को रिप्रेजेंट कर रहा था। 10 लाख पीपल रिप्रेजेंट बाय वन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा का एक सदस्य भारत की कितनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा था, 10 लाख जनता का प्रतिनिधि था। जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव संसद में भेजते हो, ऐसे ही भारत की संविधान सभा में जो एक सदस्य है वो कितनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 लाख को। और उस टाइम की पॉपुलेशन आप लोग को बता देता हूं, मैं ही गिन के आया था, चिंता मत करो, 38 करोड़ 90 लाख उस टाइम पे भारत की पॉपुलेशन थी। लगभग आप मान लो कि 39 करोड़ के आसपास थी। तो उस हिसाब से कितने मेंबर हुए, 389 मेंबर हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, संविधान सभा किस मिशन के अकॉर्डिंग बनी, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा में कितने मेंबर थे, 389 मेंबर। और ये 389 मेंबर ही क्यों थे, तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो 389 मेंबर थे, ठीक है, एक बार देख लेता हूं बच्चों ने कोई क्वेश्चन पूछा हो तो। ठीक है भाई, सारी चीजें ठीक है, सब मजे में चल रहा है। तो
389 मेंबर इसलिए थे क्योंकि संविधान सभा का एक सदस्य भारत की कितनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा था, 10 लाख को। और उस टाइम पे भारत की पॉपुलेशन लगभग कितनी थी, 38 करोड़ 90 लाख थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की स्टोरी आप लोग को समझनी है कि ये 389 को कैसे डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग हटा देते हैं भाई, देखना अब आगे। अब देखो, अब आगे की चीजें आप लोग को समझनी है कि ये जो 389 मेंबर है संविधान सभा के, जो 389 सदस्य है 389 मेंबर, इसको कैसे डिवाइड किया गया। इन 389 मेंबर को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना 292 मेंबर, शंखनाद हो गया भाई यहां पर, तो पता नहीं किस चीज का सूचक है ये। ठीक है, 292 सदस्य है। अभी पता नहीं शंखनाद है या कुत्ता रो रहा है। ठीक है, तो देखो 292 सदस्य है। दूसरा है 4 मेंबर, काउंटिंग तो आपको आती होगी, कुलदीप सर ने कैलकुलेशन का महायज्ञ आप लोगों को सिखाया होगा। ठीक है, बच गए कितने सदस्य, 93 मेंबर। बच गए कितने मेंबर, 93 मेंबर। ठीक है, अब देखना है कि ये 389 को इस 3 पार्ट में मैंने क्यों डिवाइड किया गया। ठीक है, तो देखते हैं ये 3 पार्ट के अंदर क्यों है, इन 3 पार्ट की स्टोरी क्या है। कितने सदस्य है, 389 मेंबर। 292 मेंबर जो होंगे वो ब्रिटिश इंडिया से होंगे। कहां से होंगे, वो ब्रिटिश भारत से होंगे। अब आप कहोगे सर ये ब्रिटिश भारत क्या है, तो उसके ऊपर भी बच्चों बात करेंगे, पहले समझना। 4 मेंबर जो होंगे वो चीफ कमिश्नर रीजन से होंगे। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, इंतजार करना, इंतजार में मजा है। चीफ कमिश्नर रीजन मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से कितने मेंबर होंगे, 4 मेंबर, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद जो 93 मेंबर होंगे, 93 सदस्य होंगे, वो होंगे प्रिंसली स्टेट से, देसी रियासतों से, राज्य रजवाड़ों से। प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। एक एक चीज को हमें समझना है, क्या हो गए यहां पर, देसी रियासतें। क्या होंगे, देसी रियासतें। ठीक है, देसी रियासतों से क्या होंगे, 93 मेंबर होंगे। 292 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से, 4 मेंबर चीफ कमिश्नर रीजन से होंगे। अब इसी को हमें डिवाइड करना है, इसी को हमें इस तरीके से समझना है कि क्या यहां पर स्टोरी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं 292 मेंबर, 292 सदस्य ब्रिटिश इंडिया, क्या मतलब होता है इसका। देखो क्या है, इन दोनों को समझ लो आप। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो मेंबर होंगे 292 प्लस 4, आपको पता है कितने मेंबर, 296। क्या होंगे, 296। ये जो है ये इलेक्टेड मेंबर थे। कैसे सदस्य थे, ये निर्वाचित सदस्य थे। कैसे सदस्य थे, ये निर्वाचित सदस्य थे। और इलेक्टेड जो मेंबर थे, जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। तो ध्यान रखना वो कैसा था, अप्रत्यक्ष था। एक एक के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे अभी। ठीक है, बच गए कितने मेंबर, ये 93 मेंबर बच गए। इनको भी क्यों जाने दे, इनको भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बड़े मजे मारे देसी रियासतों के राजाओं ने, राजे रजवाड़ों ने। ये जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर थे। कैसे मेंबर थे ये, नॉमिनेटेड मेंबर थे, मनोनीत सदस्य थे। कैसे सदस्य थे ये, मनोनीत सदस्य थे। तो ध्यान रखना ये इलेक्टेड मेंबर होंगे और ये नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। अब इसको ही समझना है कि एक्चुअल में फंडा क्या चल रहा है। ठीक है, एक बार बच्चों का कोई डाउट हो तो वो देख लेता हूं भाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें चल रही है ऐसे ही। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं कि क्या कुछ यहां पर चीजें आपको दिखाई देगी। 389 मेंबर है, 389 सदस्य है। इसमें से 292 जो होंगे वो ब्रिटिश इंडिया से होंगे, 4 मेंबर जो होंगे कमिश्नर रीजन से होंगे, 93 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, देसी रियासतों से होंगे। अब देखो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, तो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन पर भी आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, पहला ऑप्शन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ। सेकंड ऑप्शन ओनली नॉमिनेटेड मेंबर, केवल मनोनीत सदस्य। तीसरा ऑप्शन ओनली इलेक्टेड मेंबर, केवल निर्वाचित सदस्य।
फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ अबोव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है इसका आंसर। ये जो मेंबर थे 296 मेंबर जो थे वो कैसे मेंबर थे, ध्यान रखना, वो इलेक्टेड मेंबर थे, और 93 मेंबर जो थे नॉमिनेटेड। तो आंसर होगा पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ठीक है, एक बार देख लेता हूं बच्चों ने। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो भाई बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर आप लोग को दिखाई दे गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया क्या है, चीफ कमिश्नर रीजन क्या है, और ये प्रिंसली स्टेट्स क्या है। तो देखो उस टाइम पे क्या था, पहले चीजें समझनी है बच्चों आप लोगों को कि कैसे इस तरीके से चीजें चल रही है। तो आपको दिखाई देगा ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने भारत पर रूल किया, और ब्रिटेन का भारत पर रूल दो तरीके से था। एक तो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूल कर रहे हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट रूल है। जहां पर ब्रिटेन की सरकार का डायरेक्ट रूल है उसको ब्रिटिश इंडिया कहा गया, ब्रिटिश भारत कहा गया, वायसराय का रूल। और ये जो 292 मेंबर होंगे ये उसी डायरेक्ट रूल से आए हैं। ठीक है, जहां पर इनडायरेक्ट रूल है ब्रिटेन की सरकार का, जहां पर कमिश्नर, चीफ कमिश्नर रूल कर रहा है, जैसे आज का जो यूनियन टेरिटरी है ना, वहां पर केंद्र सरकार रूल कर रही है, ऐसी उस टाइम का जो यूटी हुआ करता था वो चीफ कमिश्नर रीजन हुआ करता था। कौन कौन से 4 रीजन है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो ध्यान रखना 4 मेंबर थे चीफ कमिश्नर रीजन से, हर एक से एक एक मेंबर था, उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो यहां से भी कैसे आए हैं, यहां से भी इलेक्टेड मेंबर आए हैं, और ये 4 मेंबर चीफ कमिश्नर रीजन ये कौन कौन से थे इसको एक बार हमें समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखना भाई। अब मैं बात कर रहा था कि चीफ कमिश्नर रीजन कौन कौन से थे। ठीक है, चीफ कमिश्नर रीजन कौन कौन से थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, दोबारा बता देता हूं। ब्रिटेन की सरकार के अधीन है, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने यहां पर डायरेक्ट रूल नहीं किया, यहां पर इनडायरेक्ट रूल है, और कौन रूल कर रहा है, चीफ कमिश्नर रीजन। तो यहां पर आपको ऐसे याद रखना, बड़ा आसान तरीका याद रखने का, ABCD। कैसे, ए से अजमेर, अजमेर मारवाड़ लिख देते हैं हम लोग, पता होगा अजमेर कहां पर है। ठीक है, नहीं पता तो जाओ किसी के साथ घूमने के लिए तो पता चल जाएगा अजमेर कहां पर है। ठीक है, तो अजमेर मारवाड़। दूसरा, बी से ब्रिटिश बलूचिस्तान, बलूचिस्तान भी आपको पता है आज का पाकिस्तान, पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर बी से बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र बता रहा हूं मैं, 4 रीजन बता रहा हूं, कौन से, चीफ कमिश्नर रीजन। ठीक है, सी का मतलब कुर्ग। तो ध्यान रखना सी का मतलब क्या हुआ, कुर्ग। ये कुर्ग कहां पर है, कैसे कुर्ग और कैसे कर्नाटक। और डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब जहां पर आप लोग हो, जनरली तो स्टूडेंट यहीं से ही है, डी का मतलब दिल्ली। ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे समझना अब आप लोग को। क्या हुआ, बिजली चली गई। देखो भाई, अब आगे समझना आप लोग को कि मैंने कहा कि 292 प्लस 4, ये टोटल कितना हो गया, 296 मेंबर। ये कहां से थे, ब्रिटिश इंडिया से थे। ठीक है, ये जो 296 मेंबर है इनका क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, इनका निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। और इलेक्शन कैसे हुआ था वो भी बता देता हूं थोड़ा सा मैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन ना होकर कैसा इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा इलेक्शन हुआ बच्चों, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कैसा चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ठीक है, चिंता मत करो, लाइट गई है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हो उसके ऊपर बात करेंगे। और इस इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी भी होगी। 208 सीट मिली किसको, कांग्रेस को। इसलिए कई संविधान सभा के सदस्य या संविधान की जानकारी रखने वाले वो सदस्य बोलते हैं कि संविधान सभा एक्चुअल में कांग्रेस ही थी। ठीक है, 208 सदस्य कांग्रेस के आए, 73 मेंबर कहां से आए, मुस्लिम लीग से आए। ठीक है, 73 सदस्य कहां से आए, मुस्लिम लीग से आए। बच गए कितने, 15 सदस्य। 15 मेंबर अदर से थे, अन्य जो पार्टियां थी उससे थे। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के जो 296 सदस्य थे जिनका इलेक्शन हुआ था
जो अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुनकर आए थे, उसमें से 208 सदस्य बच्चों कहां से? कांग्रेस से। 73 सदस्य कहां से? मुस्लिम लीग तो इतनी सी रह गई बस सिमट कर, ठीक है। 15 सदस्य अदर थे, अन्य थे, ठीक है। तो इनका चुनाव इनडायरेक्ट हुआ था। अब ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट समझा देता हूं, इस इनडायरेक्ट को भी आप लोग को समझ लेना है। देखो, जो चीजें समझ रहे हो कंप्लीट समझो, जिस भी चीज में जाते हो तो कंप्लीट जानकारी रखो। अगर आप सरस सलील किताब पढ़ रहे हो बच्चों वाली, तो उसकी भी पूरी जानकारी रखो। अगर कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हो, मान लो रीजनिंग पढ़ रहे हो, मैं समझ गया कि आप लोग क्या सोच रहे हो, तो वो भी आप, हाँ बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी रखो। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको खराब करेगा, ठीक है। देखो भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हुआ, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, अब सी नहीं मानूंगा, हाँ सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, संविधान सभा के सदस्य, ए बी सी मान लेते हैं। ए का मतलब एप्पल नहीं होता, ए का मतलब हुआ जनता, ये हुई जनता, ये आप लोग हो, जनता सर्वोच्च है। जनता ने चुना बी को, बी कहीं ना कहीं प्रांतीय मेंबर थे, जो आज के जो एमएलए होते हैं ना, उसी तरीके से बी को हमने मान लिया। और बी ने किसको चुना? संविधान सभा के सदस्यों को चुना। जनता किसको चुन रही है? बी को। और बी किसको चुन रहे हैं? सी को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को। इसलिए क्या हुआ, ये जो संविधान सभा के सदस्य जो है वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? ए के द्वारा चुने जा रहे हैं, जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, सी को किसने चुना है? जनता ने। और सी कौन है? सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सी का मतलब संविधान सभा। और कैसे चुनकर आए हैं लोग? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। बात कर रहा था अप्रत्यक्ष चुनाव की, इनडायरेक्ट इलेक्शन की। जनता ने किसको चुना? बी को। और बी ने किसको चुना? संविधान सभा के सदस्यों को। अब देखो, वोटिंग में भी थोड़ा सा अलग हुआ। आज के टाइम पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं हिंदू हूं, मान क्या लो, मैं तो हुई भाई, तो अगर कोई मेंबर होता है, मान लो कि हमारे एरिया का मेंबर एक मुस्लिम है, तो मैं उसको वोट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर कुछ इस तरीके से इलेक्शन हुआ, एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ आपको क्या दिखाई देगा? सिख, और एक तरफ अदर। ध्यान रखना, अदर का मतलब अदर के अंदर हिंदू वगैरह वो बाकी सारे आ गए। देखो, मुस्लिम ने वोट किया किसको? मुस्लिम को। मुस्लिम ने वोट किया किसको? मुस्लिम को। अगर संविधान सभा में कोई मुस्लिम सदस्य है तो ध्यान रखना बच्चों, किसके द्वारा चुना गया है? मुस्लिम सदस्यों के द्वारा। सिख ने वोट किया किसको? सिख को। और अदर में किसने वोटिंग की? अदर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट होकर आए, जेबी कृपलानी इलेक्ट होकर आए, तो उसका मतलब यह हुआ कि किसी भी मुस्लिम सदस्य ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि मुस्लिम ने मुस्लिम को, सिख ने सिख को और अदर ने अदर को वोट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको 3 भाग में बांटा गया, पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा आपको हिंदू दे देगा। और आप कंफ्यूज वहां पर, और भाई आप तो क्या करोगे? अरे बिल्कुल सही जवाब, टिक कर दो इसको। ध्यान रखना, बहकावे में नहीं आना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहकावे में नहीं आना है, ये ऑप्शन आपको खींचेंगे अपनी तरफ, लेकिन आप जो है ना, आप ठहरे सख्त लोंडे, वहीं पर खड़े रहना आप लोग को, इसी तरीके से बने रहना आप लोग को, मुस्लिम, सिख और अदर। तो इस तरीके से आप लोग को चीजों को समझना है। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 96 सदस्य, इस तरीके से चीजें हुई। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर जो होगा वो यूपीएससी में होगा, वो वहां पर वो चीजें आप लोग को दिख जाएगी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब एक बार मैं आप लोग को 93 सदस्यों का और बता देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब देखना भाई आगे क्या है। अब आगे की चीजें आप लोग को समझनी है कि वो जो 93 मेंबर थे, जो 93 सदस्य थे, 93 मेंबर थे, ये कहां से थे? प्रिंसली स्टेट से थे। अब देखो, भारत के अंदर क्या था? भारत के अंदर 500 से ज्यादा देसी रियासतें थी, भारत के अंदर 500 से ज्यादा राज्य रजवाड़े थे। और ये कौन राज्य रजवाड़े थे? ये वो राज्य रजवाड़े थे जिनको ब्रिटेन की सरकार ने स्वतंत्र रखा है, इंडिपेंडेंट रखा है, इनको अपने अधीन नहीं। मजे लेते हैं क्लास के, ठीक है। देसी रियासतें, ठीक है, देसी रियासत। अब देख लेना भाई, देसी में श आता है, स आता है, कोई दिक्कत नहीं है, देसी रियासतें, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट 93 मेंबर, ये जो देसी रियासतें, ये जो राज्य रजवाड़े है,
ध्यान रखना बच्चों, ये राजे रजवाड़े ब्रिटेन की सरकार ने इनको अपने अधीन नहीं लिया, लेकिन इनके लिए बहुत सारी ऐसी नीतियां बना रखी थी। हमेशा इनको डर रहता था, ये हाथ जोड़कर रहते थे, डर रहता था कभी भी ब्रिटेन की सरकार हमें अधीन ले सकती है। अब आप खुद सोचो कि ब्रिटेन की सरकार एक ऐसा क्षेत्र है जो एकदम बंजर है, जहां पर रिवेन्यू कम हो रहा है, तो ब्रिटेन की सरकार उसको अपने अधीन क्यों मिलाएगी। तो ध्यान रखना कि जो 93 मेंबर थे वो देसी रियासतों से थे, प्रिंसली स्टेट से थे, और इनका नॉमिनेशन हुआ था, ये नॉमिनेटेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, मनोनीत सदस्य थे ये। ध्यान रखना कैसे सदस्य थे ये, मनोनीत सदस्य थे। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने समझी। तो ये सारी की सारी राम कहानी जो अब तक सुनाई है वो किस मिशन की सुनाई है मैंने आप लोगों को, कैबिनेट मिशन की। तो जल्दी से बताना बच्चों, संविधान सभा में कितने सदस्य है, 389 मेंबर। 389 में से 292 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से, 4 मेंबर चीफ कमिश्नर क्षेत्र से होंगे, और 93 सदस्य कहां से होंगे, देसी रियासतों से। देसी रियासतों के जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। और इलेक्टेड मेंबर कहां से होंगे, ध्यान रखना बच्चों, इलेक्टेड मेंबर ब्रिटिश इंडिया पर चीफ कमिश्नर रीजन। वो 4 चीफ कमिश्नर रीजन कौन कौन से, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, और उसके बाद आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, और लास्ट के अंदर दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई। तो अब देखो आगे क्या हुआ। जब ये सारी चीजें हो गई तो बुला लेते हैं, दिन डिसाइड कर देते हैं एक दिन। तो अब देखो क्या था, संविधान सभा बन गई, संविधान सभा के मेंबर का इलेक्शन हो गया, सारी चीजें धूमधाम से चल रही थी। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, जिस दिन का इंतजार भारत की 38 करोड़ 90 लाख जनता कर रही थी, जिस दिन का इंतजार कांग्रेस के बड़े सदस्य कर रहे थे, जिस दिन का इंतजार भारत का वायसराय कर रहा था। और आखिर दिन डिसाइड हुआ कब, वो दिन डिसाइड हुआ 9 दिसंबर 1946। कौन सा दिन डिसाइड हुआ, ध्यान रखना बच्चों, 9 दिसंबर 1946। दिन था सोमवार, और क्योंकि शनिवार राती मैनू नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी तो संडे को नींद पूरी होगी, तो सोमवार को मिल लेते हैं। तो दिन था सोमवार। ठीक है, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होने वाली थी। लेकिन उससे पहले आप लोग को छोटी सी स्टोरी जाननी है। वो स्टोरी क्या जाननी है, देखो एक तारीख में लिखता हूं यहां पर, 16 अगस्त 1940। 16 अगस्त 1940 क्या हुआ था इस तारीख को, इस तारीख को भारत के इतिहास में वो घटना हुई थी जिसने उस एक साल के अंदर भारत के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी। और वो समस्याएं एक दिन की नहीं थी, वो समस्याएं आज तक बनी हुई है। ठीक है, वो समस्याएं कौन सी है वो देखना बच्चों, कौन सी है। ठीक है, तो वो समस्या आप लोग को देखनी है। 16 अगस्त 1940 को आखिर ऐसा क्या हुआ था, वो दिन भी यहां पर ध्यान रखना है आपको कि 16 अगस्त 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा इस व्यक्ति का। ठीक है, आपके मन में जितनी गालियां आ रही है ना, दो इसको, आपके मन में जो भी है ना वो दो इसको, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब ने डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कौन सा दिवस घोषित किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, दिमाग में आ रहा होगा कि हथियार उठा लेते और मारते एक दूसरे को, तो बिल्कुल ऐसा ही कहीं ना कहीं था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो भाई साहब ने क्या डिक्लेयर कर दिया 16 अगस्त 1940। देखो डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होने वाली है। 16 अगस्त 1940 को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुश्किल से आपको दिखाई देगा 3.5 महीने के आसपास का समय है। और इस 3-3.5 महीने के आसपास में क्या घटना हुई, 16 अगस्त 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया। और क्या कहा, एक नारा, एक स्लोगन इन्होंने दिया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। क्या लेंगे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। लाओ कभी दिल्ली में, लाओ कभी हरियाणा में, लाओ कभी यूपी में, पाकिस्तान तो छोड़ो, कुछ और ही दे देंगे इनको। ठीक है, तो क्या करेंगे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। तो इन्होंने एक नारा दिया, क्या, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। अब तक भारत के लोग कह रहे थे ना हमें चाहिए आजादी, ये कह रहे लड़कर लेंगे पाकिस्तान। तो यहां पर बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि जब इन्होंने बोल दिया डायरेक्टली पाकिस्तान, और ध्यान रखना पाकिस्तान के दो मतलब हुआ करते थे। एक मतलब है पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब हुआ, पाक मतलब हुआ पवित्र, और स्थान का मतलब पवित्र स्थान। देखो मात्राओं का अंतर है, स्थान ही लिखना, कहीं कुछ और ही लिख दो, मात्रा हिली दुर्घटना घटी। ठीक है, एक है पाकिस्तान, पाक का मतलब पवित्र स्थान,
एक होता है PAKISTAN, P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, K से कश्मीर, I से इंडस और STN से बलूचिस्तान। इन 5 क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनना चाहिए? पाकिस्तान बनना चाहिए। तो ये पवित्र स्थान नहीं मांग रहे थे, वो इनको पहले मिल चुका था। इनको चाहिए ये वाला पाकिस्तान, P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, K से कश्मीर और I से इंडस और STN से बलूचिस्तान। और भाई साहब ने साफ शब्दों में कहा कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान और भारत में से ही लेंगे। और होने क्या लगा कि देश के अंदर जगह जगह दंगे होने लगे। इन्होंने साफ तौर पे धर्म को ये बीच में लेकर आए। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप पाकिस्तान की मांग करते हो, पाकिस्तान का मतलब है कि आप मुस्लिम को बचा रहे हो, और मुस्लिम को बचाने का मतलब आप इस्लाम को बचा रहे हो। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस्लाम बचाना है तो किसको बनाना पड़ेगा? आपको पाकिस्तान को। तो बच्चों क्या करना है? इनको पाकिस्तान दे या ना दे, वो तो आगे की स्टोरी आप लोगों ने समझी। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कौन खतरे में है? इस्लाम खतरे में। और भाई साहब, धर्म बड़ा जहरीला होता है। अभी आप लोग को है ना, अगर कोई 20-25 लोग इकट्ठा करने हो तो धर्म के नाम पर किसी को उगला दो, तुरंत के तुरंत लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लोग 2 ही मामलों में इकट्ठा होते हैं, या तो धर्म के मामले में या फिर प्रेम के मामले में, अगर किसी की पिटाई करनी हो। ठीक है, तो अभी कोई बोल दे कि भाई इसने उसको छेड़ा, ये चीजें हुई, तो तुरंत के तुरंत भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। या धर्म के मामले, धर्म एक जहर की तरह है। ठीक है, काटता जाएगा, अंदर से पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो भाई, हालांकि दोनों को एक से ही तुलना करते हैं, अब वो कैसे करते हो आगे की चीजें पता चल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है, इसलिए क्या चाहिए? हमें पाकिस्तान चाहिए। और देश के अंदर जगह जगह पर दंगे होने लगे। आपको खुद दिखाई देगा, बंगाल का क्षेत्र है, नो अकली क्षेत्र है, लोग एक दूसरों को मार रहे हैं। आप अपने दादाओं से या फिर उनके परदादाओं से पूछना, वो आपको बताएंगे कि ऐसी कंडीशन रही है देश के अंदर कि भाई देश के अंदर जो है ना, जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं और एक दूसरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगी। तो जब ये कंडीशन ऐसी बन गई तो मेरे को ये बताओ, इनको पाकिस्तान चाहिए और ये संविधान भारत का बनने जा रहा था। तो 9 दिसंबर 1940 को जब संविधान सभा की बैठक होगी, क्या उसमें मुस्लिम लीग जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। 40 को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया। उसमें कहा लड़कर लेंगे पाकिस्तान। अभी देश का विभाजन नहीं हुआ, देश का विभाजन होने में 1 साल बाकी है। इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो इसका मतलब इस्लाम को बचा रहे, एक धर्म को बचा रहे। इन्होंने साफ तौर पे एक नारा दिया कि भाई एक अलग देश चाहिए, एक अलग पाकिस्तान चाहिए, एक अलग प्रांत चाहिए। तो मेरे को ये बताओ कि संविधान किसका बनेगा? भारत का। देश का विभाजन नहीं हुआ। जब देश का विभाजन होगा तो अलग चीजें होगी। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हम भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। तो यही बात मैंने यहां पर बताई कि 9 दिसंबर 1940 को जब संविधान सभा की बैठक होगी तो उसमें मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेगी और साफ शब्दों में उस चीज का बहिष्कार करेगी कि हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए। ये वाली चीजें आप लोग ध्यान रखना। 16 अगस्त 1940 को कौन सा दिन मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो बताना भाई, मैं 10 से 12 बार रिपीट करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है। अरे भाई हट जा, यो ना हटने वाला भाई। चलो इस गोले को ऐसे रहने दो। देखना अब क्या होगा। 9 दिसंबर 1940 दिन कौन सा आ गया? 9 दिसंबर 1940। तो अभी आप लोगों ने समझा कि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1940 को क्या हुई? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक। एक बार देख लेता हूं और कोई बच्चों का काउंट। ओके, समझ आ गया ना बच्चे? ठीक है, सब बढ़िया है, एकदम मजे में भाई। आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की पहली बैठक। देखो, अगर आप लोग का प्यार, आप लोग का उत्साह यूं ही बना रहेगा ना, तो डेली क्लासेस होंगी आप लोग की और डेली आप लोग को नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे। और जो भी जिस भी सब्जेक्ट के जो भी जटिल टॉपिक है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, उसको मैं इजीली वे में बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को समझाता रहूंगा। ठीक है, बस प्यार बनाए रखना आप लोग। ठीक है, 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की प्रथम बैठक। किसकी पहली बैठक हुई? प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। दिन था सोमवार, टाइम था सुबह के 11 बजे।
ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इस दिन क्या हुआ, इस दिन आप लोग को समझना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी। पहला पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग इस बैठक में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया था। उनको क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग बॉयकॉट दिस मीटिंग। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और यह कहते हुए बहिष्कार किया कि हमें अलग संविधान सभा चाहिए, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को दिन था सोमवार, समय था सुबह के 11 बजे और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। अब देखो होगा क्या, संविधान सभा में सभी सदस्य आ गए, सारे सदस्य आ गए। जब सारे मुस्लिम लीग नहीं आई उसके बाद आपको दिखाई देगा कि जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, वो बेचारे अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि हमें किस तरफ जाना है। कंफ्यूजन में थे कि इंडिया पाकिस्तान जो भी हो, मतलब ये अलग रहना है, किस तरीके से जाए। तो इस चीज को लेकर वो लोग कंफ्यूजन में थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। और इस बैठक में क्या हुआ, हमारी संविधान सभा के एक मेंबर थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी। देखो आपने देखा होगा जैसे अपने शादियों में एक व्यक्ति नहीं होता है कि सारे काम मैं ही करूंगा, मतलब हर टाइम आगे आगे घूमना। जैसे अगर दूल्हा आ रहा है तो उसको औरतों की जगह मैं ही लेने जाऊंगा, और जैसे कोई पैसे का जो बैग है वो भी मैं ही पकड़ के रखूंगा, हलवाई को मैं ही देखूंगा। भाई शादी भी तो ही करिया। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्ति थे जेबी कृपलानी। जब भी कोई काम होता है सबसे पहले वो आगे जाते। जेबी कृपलानी संविधान सभा में आते हैं और संविधान सभा में आने के बाद बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलना शुरू किया वो समझना है। इस दिन हमारी संविधान सभा के अंदर कुल मिलाकर 207 सदस्य प्रेजेंट थे। तो यहां पर क्या हुआ तो समझ में आ गया होगा, पाकिस्तान पवित्र स्थान और पाकिस्तान पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, आई से इंडस और एस्टियन से बलूचिस्तान, ये वाला चित्र। तो देखो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। अब मुस्लिम लीग ने इस बैठक का ये कहते हुए बहिष्कार किया कि हमें अलग संविधान सभा चाहिए। जेबी कृपलानी संविधान सभा में आए और उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं संविधान सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, उनको वेलकम किया। और फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के तौर पे चुनना था। तो कहा कि संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य है मैं उनको बुलाना चाहूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा। जैसा कि अमेरिका और फ्रांस में हुआ था जब उनका संविधान बना था तो सबसे बुजुर्ग सदस्य को सभापति अध्यक्ष बनाया था। तो बुला लेते हैं बुजुर्ग सदस्य को। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उनमें सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा नहीं, कहीं सोनाक्षी सिन्हा सोच जाओ, सच्चिदानंद सिन्हा। भाई साहब का जन्म 1871 में हुआ तो 1948 में चल बसे थे। तो आप सोच सकते हो कि 1946 के अंदर उनकी क्या उम्र रही होगी। और इतने बुजुर्ग सदस्य थे, इनको फादर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, बिहार के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनको बुलाया गया। अब पता है जेबी कृपलानी ने बोल तो दिया कि मैं संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य को बुलाना चाहूंगा और वो किसी चीज के मोहताज नहीं है, किसी जो है जानकारी के, किसी इन चीजों के। और आधे घंटे तक उनके बारे में बोलते रहे। और फाइनली क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि भाई देख मैं बुजुर्ग आदमी हूं और मेरे से ज्यादा काम होगा नहीं, तो ऐसा करो मेरे को कुछ देर के लिए लंच ब्रेक तक सदस्य अध्यक्ष बना दो, बाकी किसी दूसरे को बना देना। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ये बात भी ठीक है। लेकिन डिसीजन ये लिया गया कि 2 दिन के लिए 9 दिसंबर और 10 दिसंबर के दिन के लिए 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ध्यान रखना किसको, मैं नाम लिख देता हूं उनका, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। क्या बनाया गया उनको, टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। क्या बनाया गया, टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया, टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। सारे पत्ते आज नहीं खोलूंगा, इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास के लिए। और अगर आज पत्ते खोल दिए मैंने, ठीक है, तो अगली क्लास के लिए आप लोग रुकना पड़ेगा। टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया संविधान सभा का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा में 12 बजे के आसपास समय हो गया था। संविधान सभा में 3 लेटर आते, 3 पत्र आते। एक लेटर था अमेरिका का, एक लेटर था चाइना का और एक लेटर था ऑस्ट्रेलिया का। चूंकि भारत के संविधान सभा का पहला दिन था और भारत की संविधान सभा
को ये बधाई देने जा रहे थे, तो इन्होंने भारत की संविधान सभा को बधाई दी और बधाई देने के बाद आगे की कार्रवाई को शुरू किया। लेकिन आगे की कार्रवाई शुरू करते उससे पहले संविधान सभा में एक शोक संदेश आया, और वो शोक संदेश क्या था? हमारी संविधान सभा में बंगाल से एक मेंबर थे और कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। सभा में शोक संदेश पढ़ा गया और फिर आगे कार्रवाई को शुरू किया गया। हालांकि पहले दिन कुछ खासा काम संविधान सभा पे हुआ नहीं, लेकिन एक काम जरूर हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए टेम्परेरी चेयरमैन चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और इनको कहा गया कि भाई आपको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और वो इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो सबसे क्या थे? बुजुर्ग थे। अपने गांव में भी होता है ना कि सबसे बुजुर्ग सदस्य को की शुरुआत करवाते, बुजुर्ग सदस्य थे, तो बुजुर्ग सदस्य होने के कारण इनको क्या किया गया? सबसे पहला टेम्परेरी चेयरमैन इनको बनाया गया। ठीक है, टेम्परेरी चेयरमैन इनको बनाया गया सबसे बुजुर्ग होने के कारण। तो एग्जाम में पूछता है कि सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी चेयरमैन क्यों बने? सबसे बुजुर्ग होने के कारण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। पहली मीटिंग को यहीं पर सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, और मैं आज की मेरी और आपकी मुलाकात को भी 1 दिन के लिए सस्पेंड करता हूं। अब हम लोग मिलेंगे संविधान सभा की 11 दिसंबर की मीटिंग को, और आप मेरे से मिलोगे परसों, मतलब 1 दिन छोड़कर 1 दिन। और ध्यान रखना बच्चों, जो भी टॉपिक अगर आपको लगता है ना जीएस में इसमें डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, वही टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। और जब आप लाइव पढ़ते हो मेरे से, अगर आपका कोई भी डाउट है, छोटा सा डाउट है, कोई फैक्ट की चीज पूछना हो, तो आप तुरंत पूछना। बाकी इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखना। आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर